हेलो बच्चों, मैं विपिन सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की क्लास में। लेक्चर नंबर बेटा 4 है आपका। चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आवेशन की विधियां क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं या वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। आवेशन की विधियां सीखनी है। जैसे कि मैंने बताया, क्लास 12वीं की भौतिकी आपकी चल रही है, पहला चैप्टर है और उसके चौथे लेक्चर पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, एक बार में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने का भी मौका मिले। और जल्द ही लाइव क्लास जब स्टार्ट होगी तो हम आपको जो है एक तरफ से फिर से आपको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और डिटेल में हो पाएगा तो, क्योंकि तब हम आपसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। फिलहाल आपके लिए जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, जो डाल रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एकदम बेसिक लर्निंग है, क्योंकि जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें आवेश जो आपको दिखेगा वो पूरे चैप्टर में आपको दिखने वाला है आवेश। ठीक है, तो पूरे कह सकते हैं भौतिक विज्ञान में आवेशों के गुणधर्म जो है हमें काम में लाने होंगे, या जैसे कि यहाँ पर प्रेरण के द्वारा आवेशन है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर तक दिखेगा। ठीक है, और बीच बीच में आप देखते रहेंगे, इसके उपयोग आपको मिलते रहेंगे, अनुप्रयोग मिलते रहेंगे। आवेशन की विधियाँ बेटा अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के हैं। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन, तीसरा है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन एक ही बात होती है। तो ये 3 तरह के आवेशन की विधियां हैं, जिसमें से हम घर्षण के द्वारा आवेशन वैसे देख चुके हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन की बात करें तो हम समझ चुके हैं। एक बार दिखाते हैं आपको कि घर्षण के द्वारा आवेशन है क्या, और इसको सीखते हैं। तो घर्षण, जैसा कि शब्द पता है आपको, घर्षण क्या होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देना, घर्षण करना। वो हम भौतिक विज्ञान का जो 11वीं में आपने घर्षण पढ़ा था उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, बट यहाँ पर घर्षण का मतलब कि हम घिस रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है, एक रगड़ रहे हैं, दोनों को वस्तुओं को टच कर रहे हैं और फिर घर्षण कर रहे हैं। घर्षण द्वारा आवेशन जो है, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि एक वस्तु है, जैसे मैं पेन की बात करूँ, पेन को अगर मैं अपने बालों में रगड़ दूँ इस तरह से, तो ये वस्तु हो जाती है आवेशित। ठीक है, ये वस्तु आवेशित हो गई मेरे बाल से ऋणात्मक आवेश अगर कुछ पेन पे आ गए, ठीक है, तो पेन क्या हो जाएगी, आवेशित ऋणावेशित हो जाएगी, और मेरे इस बाल का ये हिस्सा जहाँ पर मैंने रगड़ा इसको, वो क्या हो जाएगा, धनावेशित बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बाल में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जो कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया है। चार्जेस किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, ये दिखाया था। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, आपने शायद ये कुछ चीज़ें देखी होंगी घर्षण द्वारा आवेशन के कुछ अनुप्रयोग अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि सर्दियों में हम वुलन कपड़े पहनते हैं, वुलन मतलब ऊन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वुलन कपड़े पहनते हैं, तो उसमें हम देखे होंगे, कई आप लोग देखे होंगे कि जब आप ऊन के कपड़े जो पहने हुए हैं काफ़ी सिल्की अगर है तो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि जो औरतें होती हैं जो साड़ी पहन रखी होती है, अगर उनकी साड़ी सिल्की होती है और ऊपर से उन्होंने शॉल को लपेट रखा है, तो जब वो शॉल को हटाती हैं तो चिट चिट की आवाज़ आती है और चिंगारी जैसे दिखती है। अगर अंधेरे कमरे में वो अपने हटाएं तो चिंगारी जैसे दिखती है, और शॉल चिपकी हुई से दिखती है, उसको हटाएंगे ना तो ऐसे चिपकी हुई से लगेगी, ऐसे चिपक रही है, ऐसे ऐसे आकर्षण सा फील होगा। ठीक है, आपके जो ये कह सकते हैं जो रोए होते हैं हाथ के, ठीक है, इसमें गूज बम्प्स जैसा लगता है, ये भी ऐसे आकर्षित होते हैं, खड़े हो जाते हैं ना उस आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर। इसको अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ आपको, या एकदम बेसिक सा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बलून लीजिए, उसको अपने सर पे सूखे बाल होने चाहिए, ना तो ऑयल लगा हो ना तो पानी लगा हो, तो सूखे बाल में अगर एक गुब्बारे को आप फुला करके उसको रगड़ देंगे, और उसके बाद रगड़ने के बाद दीवार में ऐसे चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा आराम से, आप देखेंगे दीवार में वो चिपक जाएगा। अगर आप उसको सही से रगड़ देंगे और चिपकाएंगे तो वो दीवार में चिपक जाएगा बिना किसी ग्लू के, ठीक है, बिना किसी टेप के वो चिपक जाएगा आराम से, जहाँ रखेंगे वैसे रखे रहेगा, फिर धीरे 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 वो गिर जाएगा, अलग बात है, बट वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश के कारण हो रहा है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल है कि ये गुब्बारा है, इसको मैंने एक ऊन के कपड़े में रगड़ दिया, तो ऊन पहले ऊन पे क्या था, ऊन क्या था, उदासीन था बेटा, ये क्या था, उदासीन था, पहले प्रारंभ में ये उदासीन था, लेकिन जैसे ही मैंने घर्षण किया, क्या किया मैंने, बलून को पकड़ के, गुब्बारे को पकड़ के इसमें घिस दिया, रगड़ दिया, तो क्या हुआ बेटा कि जो धन ऋण इस पर बराबर थे, जैसे इस बाह पे मैंने रगड़ दिया, मान लो, ठीक है, बाएं तरफ वाली इसकी बाह पर मैंने इसको रगड़ दिया, तो बाएं तरफ वाली बाह से इस पर, पहले ये भी उदासीन था, ठीक है, और ये भी उदासीन था, इस पर भी धन ऋण सब बराबर थे, लेकिन अब इस पर से जो ऋण थे वो चले गए बलून पर। एक तरफ देखो, बलून पर ऋण बहुत ज्यादा हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये गुब्बारा क्या बन गया बेटा, ऋणावेशित हो गया, और ये वाली बाह जो बन गई है
वो धनावेशित बन गई, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आवेशों की कमी हो गई और यहाँ पर ऋणात्मक आवेशों की अधिकता हो गई। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज वस्तु कहलाएगी। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, बहुत ही नोट पॉइंट याद रखिए कि घर्षण द्वारा आवेशन केवल कुचालक वस्तुओं में ही संभव है। कुचालक वस्तुओं में ही संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरे अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कुचालक में संभव है। चालक में संभव क्यों नहीं है? ठीक है, क्या चालक में घर्षण द्वारा आवेश ट्रांसफर नहीं होंगे बेटा, लेकिन चालक की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब उस पर आवेश देते हैं तो वो हर जगह फैल जाता है। आप दिखाते हैं आपको। लेट्स से कि मैं अगर मान लूँ कि ये मेरे पास एक वस्तु है और एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हो गई, दोनों चालक वस्तु हैं। एक चालक वस्तु का नाम मैं ए ले लेता हूँ, एक चालक वस्तु का नाम बी ले लेता हूँ। दोनों उदासीन है, अभी दोनों उदासीन वस्तुएं हैं। ये उदासीन है। उदासीन का मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों पर धनात्मक ऋणात्मक बराबर है, नेट आवेश दोनों पर जीरो है। उदासीन का मतलब क्यू नेट अगर बात करूं ए पर, क्यू ए की बात करूं और नेट आवेश निकालूं तो ये कितना आएगा? जीरो। और इसी प्रकार से अगर मैं बी पर आवेश देखूं और इसका नेट आवेश देखूं तो वो क्या है बेटा? जीरो। ठीक है, तो जीरो जीरो आवेश है, जीरो कूलाम, एक्चुअली जीरो कूलाम आवेश है। अभी इनको घर्षण नहीं किया हमने, अब हम इनको पकड़ के घर्षण करने वाले, इनको पकड़ो, आपस में रगड़ दो। तो अगर मैं इनको घर्षण करूंगा तो देखो क्या होगा। अगर मैं इस वस्तु को ऐसे लूं, ए वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार से मैं ए वस्तु को ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ए वस्तु को ले लिया। चलो इस ए वस्तु को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। कुछ ऐसा मान लो ए वस्तु है और बी वस्तु जो है उसको हमने इस प्रकार से, बी वस्तु को थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं ताकि अलग दिखे थोड़ा सा। ठीक है, बी वस्तु को हमने जो लिया, बी वस्तु को हमने इस तरह से लिया। ठीक है, ये ए वस्तु है हमारी और ये बी वस्तु है। हमने क्या किया? पकड़ के रगड़ दिया। अब देख सकते हैं दोनों टच में आ गई हैं, रगड़ दिया। चालक है, ठीक है, चालक उदासीन वस्तुएं, ये दोनों ए तथा बी क्या है बेटा? चालक है। ए भी चालक है और बी भी चालक है, तो इसको हम लिख सकते हैं चालक लेकिन उदासीन। ठीक है, चालक उदासीन वस्तुएं हैं ए और बी। अब इनको जब रगड़ेंगे तो होगा क्या बेटा? देखो ध्यान से देखो, माना कि इस पर से कुछ ऋणात्मक आवेश चला गया इस पर, ठीक है, या हो सकता है इस पर से कुछ ऋणात्मक आवेश चला होगा इस पर। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं रगड़ने की वजह से क्या हुआ, इस पर से कुछ आवेश इस पर गया, कुछ आवेश चला गया रगड़ने से। लेकिन क्योंकि टच में है तो क्या होगा? जो आवेश गया है वो तुरंत ही आवेश बेटा लौट करके फिर इसमें आ जाएगा, क्योंकि चालक पे जो आवेश होते हैं वो फैल जाया करते हैं। तो वो क्या होगा बेटा? अपने आप कुछ इस प्रकार से फैलेंगे कि दोनों वस्तुएं उदासीन रहें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लूँ कि इस पर, चलो मैं मान लेता हूँ कि कुल आवेश धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो अगर मैं मान लूँ कि इस पर 3 कूलाम धनात्मक आवेश था और 3 कूलाम ऋणात्मक आवेश था, तो कुल आवेश कितने थे बेटा? 3 कूलाम धनात्मक और 3 कूलाम ऋणात्मक, मतलब कुल मिला के जो है 0 आवेश आएगा, +3 -3 0। इस पर भी ऐसे ही मान लेता हूँ, मान लो इस पर 3 कूलाम धनात्मक है, या 3 कूलाम मत मानो, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं। इस पर मान लेता हूँ मैं कि इस पर मान लो 2 कूलाम धनात्मक और 2 कूलाम ऋणात्मक आवेश था, 2 कूलाम ऋणात्मक आवेश था। किस पर? बी पर। जब मैं रगड़ रहा हूं तो मान लो कि 1 कूलाम ऋणात्मक आवेश ए से बी पर चला गया। 1 कूलाम अगर ए से बी पे गया तो अगर मैं देखूं तो आवेश को क्या कहना है बेटा? आवेश को होना चाहिए बेटा कि जितना जगह मिल रहा है उस पर पूर्ण रूप से फैलेगा। तो क्योंकि दोनों टच में हो गई तो अब ये ए और बी अलग अलग वस्तु नहीं दिखेंगी बल्कि सेम वस्तु दिखेंगी। तो इस पर क्या होगा बेटा? बराबर, क्योंकि है तो दोनों पर बराबर आवेश आ जाएगा। और बराबर आवेश क्या बोल सकते हैं हम इसमें? कि हम ये बोल सकते हैं कि जो आवेश जाएगा वो लौट के आ जाएगा फिर से उसी समय पर। तो इसको एक्चुअली एग्जांपल ना लेके इसको ऐसे ही दिखाते हैं, ये ज़्यादा बेटर है इस तरह से। तो जो आवेश जा रहा है वो उसी समय चला आ रहा है क्योंकि टच में है। और चालक में देखो आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और कुचालक में नहीं जा सकता। अब ये गुब्बारा को अगर मैं फिर से इसमें टच करूंगा तब भी ये ऋणात्मक आवेश लौट करके इस पर नहीं जाएगा। जो आवेश इस पर आ गया इसी पर रहेगा, ठीक है, इस पर नहीं जाएगा। टच कराऊंगा तब भी, क्यों? क्योंकि आवेश चल नहीं सकते, आवेश का चालन नहीं हो रहा है। जबकि
चालकों में आवेश का चालन संभव है। तो आवेश चल करके दूसरे पर और दूसरे से पहले पर फिर से आ जाते हैं अलग करने से पहले। आप सोच रहे होंगे कि सर जैसे ही ये जाए इसको अलग कर दे तो इस पर ऋणात्मक रह जाएगा और इस पर ऋणात्मक की कमी हो जाएगी। बेटा आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उसमें कमी है, एक चीज की, एक कॉन्सेप्ट की कमी है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि आवेश का स्थानांतरण जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चला गया तो कुछ देर बाद लौट के आएगा, नहीं, वो तुरंत ही होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ही जाएगा वैसे ही लौट आएगा, जितना आवेश जाएगा उतना ही लौट आएगा। तो कांटेक्ट में रहेंगे, अगर कांटेक्ट में है, यहां पर कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट से अलग करने से पहले पहले वो दोनों पर आवेश ऐसे वितरित होंगे कि यह उदासीन ही रहेगा। दोनों पर इस प्रकार से आवेश जो है वितरित होंगे कि ये उदासीन ही रहेंगे, तो हरदम उदासीन रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो घर्षण द्वारा मतलब हम ये समझ गए कि घर्षण द्वारा वस्तु जो है चालक वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसको लिख लेते हैं नोट पॉइंट करके। नोट है कि घर्षण द्वारा चालक वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये नोट पॉइंट लिख सकते हैं हम, घर्षण द्वारा हम चालक वस्तुओं को आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, तो घर्षण द्वारा हम चालक वस्तुओं को आवेशित नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चालक वस्तुओं में आवेश जो है चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो जितना आवेश कमी होती है उतना ही आवेश फिर से लौट के आ जाता है, और इसकी वजह से जितना आवेश था वस्तु पर उतना ही रह जाता है और वस्तु उदासीन ही बनी रहती है। ठीक है, वस्तु कभी भी आवेशित नहीं होती है। फिर अगला आता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आवेशन की विधि प्रेरण द्वारा आवेशन है, जिसका उपयोग आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बहुत बार हम इसको पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अभी हम इसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट होगा हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र में प्रेरण द्वारा आवेशन ही होता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आवेशन की विधियों की बात करें तो प्रेरण द्वारा आवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो आवेशन हो रहा है वो चालक वस्तुओं में ही हो रहा है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन केवल चालक वस्तु में होता है, कुचालक में नहीं हो पाएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन केवल चालक वस्तुओं में संभव है, कुचालक में नहीं संभव है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो केवल चालक वस्तुओं में ही कर सकते हैं। यहां पर उल्टा हो गया पहले वाले का, वहां पर कुचालक में किया जा सकता था घर्षण में, यहां पर चालक में किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। सो प्रेरण का मतलब क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो शब्द है यहां पर, वो शब्द क्या है बेटा? प्रेरण। प्रेरण को आप आम बोलचाल भाषा में भी प्रेरणा शब्द समझते हैं। प्रेरणा शब्द जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो हो सकता है कि आपके जो प्रेरणा स्रोत हों वो हो सकता है कि कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो, या हो सकता है CV रमन जी हो, या हो सकता है होमी जहांगीर भाभा जी हो, या हो सकता है कि आइंस्टीन जी हो सकता है रदरफोर्ड जी हो सकता है नील्स बोर जी हो, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी, ठीक है, साइंटिस्ट आपका प्रेरणा स्रोत हो सकता है, जिसको देख करके आप जो है सीख रहे हो, उनके जैसा बनना चाह रहे हो। चलो आपको कह सकता हूँ कि मैं क्रिकेट में जाना है, तो हो सकता है आप क्रिकेट में जाने के, अगर क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं और क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके प्रेरणा स्रोत महेंद्र सिंह धोनी कपिल देव सिंह हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर हो सकता है विराट कोहली हो सकता है कि ब्रायन लारा हो सकता है कि स्टीव स्मिथ हो, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी। ठीक है, इस प्रकार से फुटबॉल में जाना है, फुटबॉल खेलना है, तो आपको नेमार हो सकता है, रोनाल्डो हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आप स्वामी विवेकानंद जी को देख करके प्रेरित हो रहे हो। ठीक है, तो प्रेरित हो रहे हैं, वो प्रेरणा स्रोत हैं, और आप क्या हो रहे हैं? प्रेरित हो रहे हैं उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से, उनके कार्य से, उनके व्यवहार से आप जो है प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, है ना, उनके जैसा बनना चाहते हैं।
उनके जैसा काम करना चाहते हैं, उनकी जैसी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो ये क्या है बेटा, आप प्रेरणा ले रहे हो, जबकि उस व्यक्ति को पता भी नहीं। जैसे मैं कहूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के जैसा जो है आदर्श एक व्यक्ति बनना चाहता हूं, उनके जैसा एक महान विद्वान बनना चाहता हूं अगर मैं, तो मैं अगर ऐसा बनना चाहता हूं तो क्या स्वामी विवेकानंद जी को यह पता चल रहा है क्या कि कोई बच्चा कोई मुझे देखकर मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है? नहीं पता है उनको, नहीं पता है ना उनको। तो उनको नहीं पता है कि मेरे से कौन प्रेरित हो रहा है, लेकिन मैं प्रेरित हो रहा हूं। ठीक है, अब आपको महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना है, विकेट कीपर बनना है, तो आप महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ी बताने जाओगे कि अब आज से मैं आपको अपना प्रेरणा बनाता हूं और आज से मैं विकेट कीपिंग आपकी वीडियोस देख देख कर सीखूंगा, नहीं बोलोगे ना। वो तो अपना खेल खेल रहे हैं, आप तो बस सीख रहे हो, उनको देखे हो खेलते हुए, उनके बारे में जाने हो, सीख रहे हो, तो उनको बताने नहीं है। मतलब प्रेरणा जो दे रहा है उसको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेरित हो रहे हो, लेकिन आप प्रेरित हो रहे हो। ठीक है, आप प्रेरित हो रहे हो। ऐसा ही यहां पर है, यहां पर आवेश का प्रेरण होगा, आवेश जो है दूसरे आवेश को प्रेरित करेगा। एग्जाम्पल, मैं ऐसा करता हूं कि मेरे पास एक रॉड थी, चाहे कुचालक हो चाहे चालक हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वस्तु लेता हूं जो पहले से आवेशित है। चलो मैं एक वस्तु ले लेता हूं, यहां पर कोई एक वस्तु ले लेता हूं यहां पर जो आवेशित है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक वस्तु ले लेता हूं, मान लो एक रॉड है, एक रॉड ले लिया, ये एक छड़ है, या आवेशित छड़ लिख देता हूं, ये एक आवेशित छड़ है। मान लो इस पर धनात्मक आवेश है, इस छड़ पर मैं मान लेता हूं कि धनात्मक आवेश बहुत सारे हैं, और इसको मैं लिख रहा हूं आवेशित। ये कैसी वस्तु है बेटा? आवेशित छड़ है। छड़ का एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने? क्योंकि जो है इजी दिखता है, पकड़ सकते हैं इसको हाथ से और आगे पीछे इसको ले जा सकते हैं। तो ऐसा पेन को आप समझ सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में पेन है मेरे पास, पेन को हम जो है पकड़ के आगे पीछे ले जा सकते हैं, इधर उधर जहां भी हमारे मन करे, ये आवेशित है। अब एक वस्तु है यहां पर, ठीक है, कैसी भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, ये एक उदासीन वस्तु है। उदासीन जब वस्तु का नाम लेते हैं हम, तो दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? उदासीन वस्तु मतलब क्यू नेट जो है इस पर वो क्या है? जीरो है। अर्थात आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्यू नेट जीरो है, इसका मतलब है कि धनात्मक जो क्यू आवेश है वो बराबर है ऋणात्मक क्यू आवेश के मान के, परिमाण के बराबर है। ठीक है, तो परिमाण के बराबर लिखना होता है तो मॉड लगा देते हैं। आप चाहे इसको ऐसे लिखें, या आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस क्यू का परिमाण बराबर है माइनस क्यू के परिमाण के। ये काफ़ी सही है, इससे भी सही ये है, ये हम ये बोल रहे हैं कि धनात्मक क्यू का जो मान है वो ऋणात्मक क्यू के मान के बराबर है। प्रकृति अलग है लेकिन मान दोनों का सेम है, परिमाण दोनों का सेम है। तो इस पर कुल आवेश जो है क्या है बेटा? जीरो है। अब ये वस्तु बहुत दूर है, ये वस्तु कहीं और रखी है, अब मैं इसको पास ले आ रहा हूं। इस वस्तु को मैं पास अगर लेके आता हूं, ठीक है, इस वस्तु को मैं इसके तरफ लेके आ रहा हूं, इसके तरफ लेके आ रहा हूं, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ाता हूं, तो जब इसके पास आएगा तो हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट हम ये जानते हैं कि धन और धन, धनात्मक और धनात्मक क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और ऋणात्मक भी एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको बता रखा है। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसको पास लाऊंगा ना मैं, इसको जब पास लाया तो होगा क्या? इस पर हम जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर मात्रा में मौजूद है, इसीलिए वस्तु पर कुल आवेश जीरो है, नेट आवेश जीरो कूलाम है। तो क्यों नेट जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस पर आवेश नहीं है, आवेश तो है लेकिन बराबर मात्रा में होने की वजह से जितना धनात्मक का प्रभाव है उतना ही ऋणात्मक का प्रभाव कैंसल कर देता है, एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल कर दिया। तो वस्तु को देखने में ऐसा लगेगा कि वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन आवेश है, क्योंकि वस्तु है पदार्थ, और पदार्थ में आवेश होगा ही होगा। हमने आपको बता रखा है कि आवेश द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। अच्छा, ये बात है।
तो जैसे ही इसको पास में मिलाऊंगा ना, तो इस वस्तु पर जो धनात्मक आवेश होंगे, सोचो उनके साथ क्या होगा। अब इस पर धनात्मक ऋणात्मक एक साथ थे अभी तक, अब क्या हो रहा है कि धनात्मक आवेश जो इस पर वस्तु पर थे उन पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, दूर की तरफ भागना चाहेंगे, और जो ऋणात्मक होंगे वो वस्तु की तरफ आकर्षित होना चाहेंगे, क्योंकि धनात्मक वस्तु को लेके आ रहे हैं, धनात्मक को ला रहे हैं, तो ऋणात्मक सारे इस तरफ आ जाएंगे, जो ऋणात्मक आवेश हैं वो इस तरफ आकर्षित होंगे, तो इस किनारे पर सारे ऋणात्मक आवेश जो है खींच जाएंगे, और जो धनात्मक है वो दूसरी तरफ, दूसरी ओर जो है प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो ये दूसरी ओर भाग जाएंगे। तो वस्तु के एक किनारे पर ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो गए, एक तरफ धनात्मक आवेश इकट्ठा हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे लाइन खींच के दिखाऊं तो इसके आधे से ज़्यादा इधर पार्ट पर, आधे पार्ट पर आप देख सकते हैं धनात्मक आवेश हैं, और आधे पार्ट पर ऋणात्मक आवेश आ गए। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेशों पर क्या लग रहा है बेटा, ऋणात्मक आवेश क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं इधर की तरफ। ऋणात्मक आवेश सारे के सारे इधर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इन पर एक बल लग रहा है, बल का अनुभव हो रहा है इधर की तरफ, और इन पर जो बल लग रहा है वो दूर की तरफ, ये प्रतिकर्षण हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम धनात्मक वस्तु को पास लाए हैं, धनात्मक वस्तु को पास लाने पर धन और धन प्रतिकर्षित करते हैं, और धन और ऋण आकर्षित करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों देखें आप, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। प्लस और प्लस दूर जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये प्लस है, पास लाएंगे इसको, क्योंकि हम जबरदस्ती ला रहे हैं, तो इस पर जो धनात्मक आवेश थे एक तरफ हो जाएंगे, ऋणात्मक आवेश एक तरफ हो जाएगा, ये प्रेरण द्वारा आवेश है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी ही एक वस्तु और उदासीन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसी ही एक वस्तु मैंने उदासीन एक और वस्तु यहां पर ले ली। ये एक और उदासीन वस्तु है, मान लो ये उदासीन वस्तु ए थी, और ये भी उदासीन वस्तु है, और बी है। अब मैं क्या करूंगा, उदासीन जो वस्तु है इसको मैं इसके पास लाऊंगा, ठीक है। चलो इस वस्तु को इससे टच करा देते हैं, करा दे टच, इस वस्तु को इससे टच करा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो जब टच कराएंगे ना तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना अभी। अब इस वस्तु को टच कराएंगे इससे, तो जब इस वस्तु को इससे मैंने टच कराया ऐसे, ठीक है, ये बी वस्तु थी, इसको जब इससे ये संपर्क करवा दिया तो होगा क्या, जानते हो? नहीं जानते, मैं बताता हूं। होगा ये कि जो इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो क्योंकि आवेश तो भागना चाह रहे हैं, कौन वाले, ऋणात्मक आवेश, सॉरी धनात्मक आवेश तो भागना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, ये सारे धनात्मक आवेश यहां से भाग करके किधर चले जाएंगे, इस पर। तो धनात्मक आवेश सारे इस पर भाग आएंगे, सारे धनात्मक आवेश इस तरफ यहां पर भाग के पहुंच जाएंगे, इस तरफ यहां पर भाग के पहुंच गए, ठीक है, इस वस्तु पर भाग करके धनात्मक आवेश आ गए, ठीक है, इस वस्तु पर धनात्मक आवेश आ गए, और इस वस्तु पर से जब आप धनात्मक आवेश इधर चले गए, ध्यान से देखिए, धनात्मक आवेश इधर चले गए, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, इधर क्या बचा है, सिर्फ ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश किधर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि अब आप क्षण को हटा नहीं रहे हो, क्षण एक ही जगह है। वैसे ये धनात्मक आवेश भी एक किनारे पर रहेंगे, इतनी दूरी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल अभी भी उनको अगर लग रहा है तो एक किनारे पर ही रहेंगे। अब जब धनात्मक और ऋणात्मक हो गए तो इस वस्तु को मैं यही रखूंगा, इस क्षण को यही रखते हुए मैं क्या करूंगा, इस क्षण को यही रखते हुए बेटा मैं इसको अलग कर दूंगा। इसको अलग कैसे करूंगा दिखाता हूं आपको। इसको अलग करूंगा तो आप देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक, इस पर धनात्मक थे ना, तो इस वस्तु को अलग कर दूंगा। अब देखो इस वस्तु पर से धनात्मक आवेश सारे इस पर भाग गए, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वस्तु को फिर से अलग कर दूंगा। पहले टच कराया, टच कराते ही सारे धनात्मक आ गए, अब इस वस्तु को अलग कर दिया मैंने। जब इस वस्तु को अलग कर दिया तो इस वस्तु पर क्या थे, धनात्मक आवेश थे, और धनात्मक आवेश इस पर हर जगह पर इस तरह से फैल जाएंगे, धनात्मक आवेश फैल गए। अभी हमने छड़ को हटाया नहीं, छड़ को वहीं रोक रखा है। अब मैं छड़ को हटा दूंगा, तो जब मैं छड़ को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पर क्या दिख रहे हैं आपको, ऋणात्मक आवेश, इस पर क्या दिख रहे हैं बेटा आपको, ऋणात्मक आवेश दिख रहे हैं। अब जो ऋणात्मक आवेश हैं इस तरफ खींचे हुए हैं, क्यों, क्योंकि आकर्षण लग रहा है, छड़ पास में है। अब जैसे ही मैं छड़ को हटा दूंगा, इस छड़ को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो आकर्षण बल खत्म हो गया। आकर्षण बल खत्म होगा तो ये ऋणात्मक आवेश जो थे बेटा, अब ये ऋणात्मक आवेश हर जगह पर फैल जाएंगे, पूरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से यहां पर फैले हुए दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश दिखेंगे और ये फैले हुए दिखेंगे। तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश हो गया, एक वस्तु पर आप देख सकते हैं ऋणात्मक आवेश आ गया, इस पर धनात्मक आवेश है और इस पर ऋणात्मक आवेश है। तो ये वस्तु बन गई है, ये वस्तु अब क्या बन चुकी है बेटा, इसको अब निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, और ये क्या बन गया बेटा, उदासीन वस्तु से अब ये वस्तु क्या लिखेंगे हम,
इस वस्तु पर अब देखें और इस वस्तु पर देखें तो दोनों वस्तुएं क्या हो गई, एक धनात्मक आवेशित वस्तु हो गई है और एक ऋणात्मक आवेशित वस्तु हो गई। तो ये बन गई है ये बन गई है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये बन गई है बेटा नेगेटिव ऋणावेशित वस्तु, और ये बन गई है पॉजिटिव धन आवेशित वस्तु। इसको धनात्मक आवेशित वस्तु बोलेंगे, इसको ऋणात्मक आवेशित, इसको कहते हैं प्रेरण। तो क्षण को जो मैंने लाया था, क्षण ने क्या किया, प्रेरित किया, किसको, आवेश को इधर खींचा, अपनी तरफ खींचा, प्रेरित किया, अपने तरफ आने के लिए मजबूत किया ऋणात्मक आवेश को, और धनात्मक को प्रेरित किया दूर जाने के लिए। तो ये दूर जा रहा था, दूर जाना चाह रहा था, इस वस्तु पर किनारे पर इकट्ठा हो गया था। तो मैंने दूसरी वस्तु जैसे ही टच कराई, सारे धनात्मक आवेश दौड़ के भाग गए, क्योंकि क्या हुआ, इनको जगह मिल गई भागने की। जब जगह मिल गई, चालक वस्तु है दोनों, याद रखना, जब इस पर भाग गए और भाग गए तो हमने क्या किया, छड़ को यहीं रखा था, इसको अलग कर दिया, छड़ को रखे हुए इसको अलग कर दिया। तो इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश बचे रह गए, इस वस्तु पर धनात्मक हो गए। फिर मैंने छड़ को भी हटा दिया, तो इस वस्तु पर धनात्मक फिर से लौट के आ नहीं सकते, क्योंकि टच नहीं कर रहा। अगर अब मैं इसको टच करवा दूं तो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक फिर से जो है मिक्स होकर के फिर से उदासीन हो जाएंगी वस्तुएं। अगर मैं धनात्मक ऋणात्मक फिर से टच करवा दूंगा तो फिर से ये वस्तुएं उदासीन हो जाएंगी, लेकिन हमें आवेशित करना था। ये बन गई है बेटा, ये वस्तु बन गई है ऋण आवेशित, मतलब नेगेटिव, और ये बन गई है वस्तु बेटा पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो वस्तुएं हमें मिल रही हैं। तो याद रखिए कि जब धनात्मक क्षण लेके आएंगे तो ऋणात्मक प्रेरण आवेश होगा या प्रेरित आवेश होगा, और जब अगर मैं धनात्मक वस्तु की जगह ऋणात्मक लाता तो क्या होता। आप सोचो कि अगर वस्तु इस तरह से होती और इसके पास मैं लेके आता बेटा ऋणात्मक आवेशित वस्तु, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके पास ऋणात्मक आवेशित वस्तु लेके आता, ऋण आवेशित वस्तु लेके आता, तो इस वस्तु पर आते, इस तरफ क्या आते बेटा, धन आवेश इकट्ठा हो जाते, क्योंकि ऋण क्या करता, धन को आकर्षित करता। तो सारे धनात्मक इस प्रकार से आकर्षित हो जाते इधर की तरफ, और सारे ऋणात्मक पर क्या लगता बेटा, प्रतिकर्षण लगता। तो सारे ऋणात्मक आवेश एक तरफ इकट्ठा हो जाते। अब मैं दूसरे वस्तु को टच करा दूं इससे, अगर इसी, अब छड़ को यहीं रख दिया, छड़ को फिक्स कर दिया, यहां पर ये फिक्स है, इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। अब इस पर हमने इसके साथ एक वस्तु को टच करा दिया ऐसे। तो जैसे ही टच कराया, सारे ऋणात्मक आवेश क्या करेंगे, दौड़ के इसमें चले जाएंगे, और आप देखेंगे ऋणात्मक आवेश इस पर आगे दौड़ के, ठीक है, ऋणात्मक आवेश इस पर दौड़ के पहुंच गए। और ऋणात्मक आवेश जैसे ही पहुंच गया, अभी भी छड़ फिक्स है, इसको मैं दूर कर दूंगा, इसको अब हटा दूंगा, दूर हटा दूंगा, तो ये वस्तु अब देखेंगे, दूर हटा दूंगा, तो ये वस्तु जब हटा दूंगा तो इस पर जो भी ऋणात्मक आवेश थे, ऋणात्मक आवेश इस पर थे, तो ऋणात्मक आवेश इस पर संपूर्ण पृष्ठ पर पूरे तरह से फैल जाएंगे, क्योंकि ये चालक वस्तुएं हम ले रहे हैं, तो पूरे वस्तु पर ये फैल जाएंगे। इसको मैंने दूर कर दिया, ये देखो दूर कर दिया। अब ऋणात्मक आवेशित वस्तु ये हो गई, और यहां पर ऋणात्मक आवेश जितने थे वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये जा चुके हैं उस पर, ठीक है। अभी भी धनात्मक आवेश चिपके रहेंगे, इस किनारे में एकदम खाली सा दिखेगा। अब मैं इस छड़ को अगर हटा दूं, इस छड़ को अगर मैं हटा दूं, तो अब देखो ये क्या होगा, ये जो आवेश एक तरफ इकट्ठा थे, अब इस पर बल लग रहा था, अब ये बल लगना बंद हो गया। तो ये जो आवेश थे यहाँ पर इकट्ठा, ये क्या होंगे बेटा, हर जगह पर फैल जाएंगे, हर जगह पर फैल जाएंगे, पूरे वस्तु पर एक समान रूप से ये वितरित हो जाएंगे, और एक समान रूप से ये वितरित हो गए। तो ये वस्तु बन जाएगी धनात्मक, ये बन गई ऋणात्मक, ठीक है, अलग अलग कर दिया, ठीक है। क्षण को लाएंगे और सबसे लास्ट में हटाएंगे। तो एक चीज हमने देखा कि जब मैं धन वस्तु को पास में ला रहा हूं तो ऋणात्मक आवेशित हो रही है वस्तु, और जब ऋण वस्तु को ला रहा हूं तो धनात्मक आवेश हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जो प्रेरित आवेश होता है हरदम विपरीत प्रकृति का होता है। धन वस्तु को लेके आएंगे तो ऋण आवेश आएगा वस्तु पर, ऋण वस्तु को लेके आएंगे तो धन आवेश आएगा वस्तु पर, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्रेरण द्वारा हम चालक वस्तुओं में आवेशन करते हैं। अगर ये कुचालक होता और टच कराता मैं, तो आवेश कभी भी ऋणात्मक इस पर नहीं जाता, क्योंकि चालक वस्तु में ही सिर्फ आवेश चल सकता है। कुचालक वस्तु में आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता या पृष्ठ पर नहीं फैल सकता। तो कुचालक में खुद ब खुद आवेश चल के नहीं जा सकता, उसको परमिशन नहीं मिलती आवेश को कि वो उस पर चल सके या उस पर फैल सके, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सिर्फ और सिर्फ चालक वस्तुओं के साथ ही ऐसा संभव है। अच्छा, जो क्षण में लेके आ रहा था वो चालक भी हो सकती है, कुचालक भी हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो वस्तु को मैं पास में लेकर आ रहा था, उस पर जो आवेश थे वो आवेश उतने ही बने रहेंगे। सबसे अच्छी बात यहां पर एक चीज और है कि मैं जितना आवेश लेके आया था उतना ही प्रेरण होगा, याद रखें। अब एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल यहां पर यह समझना है आपको
कि अगर एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु को मैं लेके आ रहा हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक छड़ को लेके आ रहा हूं, इस पर मान लो धनात्मक या चलो ऋणात्मक आवेश है, इस पर मैं कह रहा हूं कि 2 कूलाम का ऋणात्मक है, ठीक है, आवेश क्यों कितना है इस पर -2 कूलाम आवेश इसको लेके आ रहा हूं मैं, तो इसके पास जब मैं लेके आया ऋणात्मक 2 कूलाम आवेश, तो इस पर कितना आकर्षण पड़ेगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक 2 कूलाम आवेश ही एक तरफ इकट्ठा होंगे, इससे ज्यादा नहीं बेटा, और ऋणात्मक 2 कूलाम आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये प्रतिकर्षित होकर एक तरफ हो जाएंगे। तो ये जो धनात्मक आवेश आ रहे हैं ये कितना हुआ बेटा, +2 कूलाम आवेशित होंगे, क्योंकि ऋणात्मक 2 कूलाम आवेश केवल और केवल धनात्मक 2 कूलाम आवेश को खींच सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर मान लो इस वस्तु पर 2 कूलाम आवेश होता ही नहीं, मान लो 1 कूलाम आवेश होता धनात्मक का, तो सिर्फ 1 कूलाम आ जाता, इसकी तरफ आकर्षित हो जाता। अगर 2 कूलाम तक है या उससे ज्यादा भी है, अगर मान लो 10 कूलाम आवेश है इस पर, धनात्मक का 10 कूलाम, ऋणात्मक का 10 कूलाम है, लेकिन 2 कूलाम पास मिलाए हैं तो सिर्फ 2 कूलाम ही आकर्षित होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, चाहे उसके पास बहुत सारे आवेश क्यों ना हो। अगर मैं अब 5 कूलाम की वस्तु लाऊंगा तो 5 कूलाम आवेशन हो जाएगा, यहां पर 5 कूलाम आवेश आ जाएगा, ठीक है, और ये जो वस्तु इधर जो आवेश आ रहा है ये -2 कूलाम आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर तो अभी भी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कुल आवेश अभी भी, अगर मैं इनको जोड़ूं तो कुल आवेश क्यू नेट अगर मैं देखूं तो अब भी क्या है बेटा, 0 ही है। कुल आवेश अगर मैं देखूं तो वस्तु पर 0 अभी भी है, लेकिन वो एक तरफ खींच गए हैं बस, कुल आवेश 0 अभी भी है, लेकिन जैसे ही टच कराऊंगा, अच्छा एक चीज याद रखिए यहां पर कि जो आवेशित कर रहे हैं और जो आवेशित हो रहे हैं, ठीक है, जिससे जो आवेश मैं लेके आ रहा हूं पास, उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ऋणात्मक आवेश लेके आए, धनात्मक आवेश आएगा इस पर, और धनात्मक वस्तु लाते तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश इस तरफ होता, धनात्मक इस तरफ होता, ठीक है। अब इसको मैं टच करवा दूं अगर दूसरे वस्तु से टच करवाऊंगा तो क्या होगा आप जानते हैं, टच करवाते ही ऋणात्मक सारे भाग जाएंगे, इस पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश, इस पर इस तरह से ऋणात्मक आवेश फैल जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक आवेश आ गया। अब जब ऋणात्मक आवेश आ गया तो इसको मैं दूर ले जाऊंगा तो ये वस्तु आप देखेंगे, ये वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश बने रहेंगे, इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश फैल गए एक तरफ से, ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश हो गया, ये वस्तु को यहाँ से हमने हटा दिया, ये ऋणात्मक सारे इस पर से भाग गए थे इस पर, तो आप देखेंगे तो इस पर कितना आवेश आ गया बेटा, इस पर कितना आवेश आ गया, इस वस्तु पर कितना आवेश है, इस वस्तु पर अब जो है आवेश -2 कूलाम का है, और इस वस्तु पर जो आवेश अभी भी 10 + 2 कूलाम का था तो वो बना रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस वस्तु को हटा दूंगा, तो जब मैं इस वस्तु को हटा दूंगा तो देखो क्या हुआ बेटा, देखो क्या हुआ, ये जो 2 कूलाम का आवेश था ये पूरे वस्तु पर फैल जाएगा, पूरे वस्तु पर फैल जाएगा एक तरफ से, ठीक है, पूरे वस्तु पर फैल जाएगा। तो इस पर +2 कूलाम का आवेश आ गया, इस पर -2 कूलाम का आवेश, लेकिन जो छड़ थी बेटा, जो छड़ हम लेके आए थे जिस पर -2 कूलाम का आवेश हमने ले रखा था, ये जो छड़ हम लेके आए थे जिस पर जो है -2 कूलाम का आवेश था, इस पर -2 कूलाम का आवेश था, इसके आवेश में ना तो बढ़ोतरी हुई ना तो कमी हुई, बस ये पास में टच नहीं कराया इसको पास में लाए और हटा दिया दूर, तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये फिक्स है, नियत है, ये कांस्टेंट है, ये जितना था उतना ही है, लेकिन इन वस्तुओं पर फर्क पड़ा, ये वस्तु धनात्मक बन गई, ये वस्तु ऋणात्मक बन गई। तो प्रेरण द्वारा आवेश में कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। बात नंबर एक क्या, अच्छा इसको दिखा भी देता हूं आपको, जैसे 2 वस्तुएं ए और बी पास में रखी हैं, दोनों चालक वस्तुएं हैं, ये स्टैंड है एक तरह का, जो है विद्युत रोधी स्टैंड है, विद्युत रोधी मतलब कुचालक स्टैंड है, ये चालक है, ये भी चालक है और ये भी चालक है, ठीक है, ये दिखा देता हूं आपके एनसीईआरटी में जिस तरह से चित्र बना हुआ है उसको आप देखें, तो ए और बी 2 वस्तुएं हैं, चालक है, इसके पास एक आवेशित वस्तु लेके आ रहे हैं, ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु धनात्मक लेके आए हैं तो इस पर ऋणात्मक आवेश इस सिरे पे आ गया, और यहाँ का जो धनात्मक था, इस पर जो धनात्मक था वो भाग गया, इस पर इस तरफ धनात्मक आ गया, ठीक है, तो इस पर धनात्मक हो गया, इस पर ऋणात्मक आ गया, समझ में आई बात। अब इसको जब यही पर रखते हैं इनको अलग कर देंगे, देखो अभी टच में है, अभी ये संपर्क में, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, अब इसको मैं अलग कर दूं, इसको अलग और इसको अलग कर दूं, तो इस पर देखो धनात्मक आवेश थे, धनात्मक ही अलग हो जाएंगे, अलग बने रहेंगे, और ऋणात्मक जितने थे इस पर ही रह जाएंगे। अब ये इसको मैं अलग कर दिया, ठीक है, उस पर धनात्मक, बी पर धनात्मक हो गया, ए पर ऋणात्मक। अब इस वस्तु को मैं इसको जो है अब इसको हटा दूंगा, यहां से हटा दूंगा, जब हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं, हटाऊंगा तो इस पर ऋणात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश था, तो ये तुरंत ही, क्योंकि अब इस पर धनात्मक है, इस पर ऋणात्मक, और ये पास पास है, ये दोनों पास पास रखे हैं,
तो ये अब ये धनात्मक हट गया तो इस पर अब धनात्मक है, इस पर ऋणात्मक, तो ये दोनों आकर्षित करने लगेंगे अपने आप को। तो ये देखो आकर्षित, ये ऋणात्मक सारा इस किनारे पहुंच जाएगा, धनात्मक इस किनारे पर। अब मैं इनको और दूर दूर कर दूंगा, इनको और दूर दूर कर दूंगा, और दूर दूर करने पर इस पर धनात्मक आवेश पूर्ण सतह पर फैल जाएगा और पूर्ण सतह पर इस पर ऋणात्मक, तो ये नेगेटिव वस्तु बन जाती है, ये पॉजिटिव वस्तु बन जाती है, और दोनों पर बराबर आवेश आएंगे, दोनों पर बराबर आवेश आएंगे। ठीक है, ये याद रखें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य हैं, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको अगर मैं देखूं तो प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना तो खोती है। ठीक है, जो क्षण में पास में लेके आया था ना तो उस पर आवेश आया कहीं से, ना तो आवेश उसका कहीं गया, उस पर जितना आवेश था उतना नियत था, फिक्स था। तो ना तो आवेश प्राप्त करती है ना ही खोती है। ठीक है, ना तो किसी को दे रही है ना तो किसी से ले रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धन क्षण को पास मिला रहे थे तो वस्तु पर ऋण आवेश आ रहा था, ऋण को पास मिला रहे थे तो धन आवेश आ रहा था। तो वही प्रेरित करने वाला आवेश कौन था, जो क्षण पे था, और जो प्रेरित हो रहा था आवेश, जो प्रेरित आवेश हो रहा था वो क्या था, विपरीत प्रकृति का था, विपरीत आवेश। धनात्मक लाए तो ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक लाए तो धनात्मक। अगला है प्रेरित आवेश जो होता है प्रेरित करने वाले आवेश से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, परंतु अधिक कभी नहीं हो सकता। जो कि मैंने बताया आपको कि -2 कूलम लाए थे तो -2 कूलम ही आया था, उससे ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी, चाहे वस्तु पर उससे ज्यादा आवेश हो लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, जितना आवेश को हम पास में ले जाएंगे उतना ही आवेश प्रेरित होगा, सिंपल सी बात। अच्छा, प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखें। कण में प्रेरण नहीं संभव है। कण मतलब जैसे हम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास अगर प्रोटॉन को लाऊंगा तो क्या वो ऋणावेशित हो जाएगा, क्या नहीं होगा। वो अपने कण की खुद की स्वयं प्रकृति है। ठीक है, खुद का स्वभाव है, खुद का नेचर है उसका, उसके पास जितना आवेश है उतना ही रहेगा। कण पर प्रेरण नहीं कर सकते। ठीक है, वस्तुओं में कर सकते हैं जो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उन्हीं में कर सकते हैं, उन्हीं में हो सकता है, कण में नहीं कर सकता। किसी कण को हम, उदासीन कण को हम चाहें कि आवेशित कर दे तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर एक धनात्मक आवेश के पास लाएंगे या इलेक्ट्रॉन को अगर मैं न्यूट्रॉन के पास लाऊं तो ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रॉन धनात्मक बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो कण की प्रकृति है, स्वभाव है उसका। ठीक है, ये याद रखें। अगला आता है बेटा स्पर्श या चालन द्वारा आवेश। ये बहुत ही ईजी है। चालन द्वारा आवेश मतलब एक वस्तु आवेशित है और एक वस्तु आवेशित है तो दूसरी वस्तु उदासीन है, अगर तो दोनों को अगर टच करा देंगे तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें टच करवा देंगे, स्पर्श करवा देंगे तो वस्तु में आवेश चल करके चला जाएगा। अब आप सोचिए चल करके आवेश किस पे जा सकता है, कुचालक पे जा सकता है या चालक पे जा सकता है। सिंपल सी बात है, चालक वस्तुएं होनी चाहिए। तो एक चालक वस्तु, अगर एक आवेशित चालक वस्तु है उसके पास एक जो है उदासीन चालक वस्तु रखी है और अगर दोनों को टच करा दे, संपर्क में अगर ले आए तो दोनों पर क्या होगा, आवेश जो है बढ़ जाएगा, आवेश जो है फैल जाएगा दोनों वस्तुओं पर। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक उदासीन वस्तु रखी है, ये आवेशित है, ये उदासीन है, उदासीन चालक कह सकते हैं, ये उदासीन चालक है, और ये आवेशित है, आवेशित चालक है। उदासीन चालक, आवेशित चालक, दोनों को अगर मैं टच करा दूं, दोनों को टच करा दूं कुछ इस प्रकार से, तो आप देखेंगे जितना आवेश था इस पर, वो आवेश अब इस पर भी फैल जाएगा। क्योंकि चालक है तो आवेश यहाँ से यहाँ की तरफ जा सकता है, इस पर फैल सकता है। तो आवेश यहाँ से यहाँ आया और फैल गया। तो आवेश, अब जितना आवेश इस पर था पूरा आवेश इन दोनों पर है। मान लो इस पर अगर मैं कहूँ कि 10 कूलाम आवेश था धनात्मक का, तो अब 10 कूलाम आवेश इन दोनों पर मिला के फैला है। हाँ, हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते अभी कि इस पर 5 कूलाम आ जाएगा, इस पर 5 कूलाम, ऐसा बोलना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस वस्तु की प्रकृति कुछ और हो, इस वस्तु की प्रकृति हो सकता है ये लोहा हो, ये तांबा हो, ये एल्यूमिनियम हो, ये चांदी हो। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पर अलग अलग आवेश की मात्रा जा सकती है। इसके संधारित्र, इसकी धारिता पर निर्भर करता है। धारिता शब्द आप पढ़ेंगे, आवेश कितना बटेगा, इस पर से कितना आवेश इस पर आएगा या इस पर से कितना आवेश इस पर जाएगा, ये जो है इसकी धारिता पर निर्भर करता है। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता पर, कितना आवेश धारण कर सकता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 टंकी है हमारे पास, ठीक है, 2 पानी की टंकी है, 2 पानी की टंकी है। चलो मैं मान लेता हूं कि एक पानी की टंकी ये है और एक पानी की टंकी ये है, ठीक है। 2 पानी की टंकी है। एक पानी की टंकी जो है मान लेते हैं कि ये जो है 50 लीटर की है और ये जो है 200 लीटर की है, मान ले। चलो अब मैं इनको एक पाइप से जोड़ देता हूँ।
अब मुझे बताइए कि कितना पानी इसमें आ जाएगा। ये खाली थी, ये पानी से भरी है, इस पर से कितना पानी इसमें आ जाएगा? क्या सारा पानी आधा आधा बढ़ पाएगा? क्या जो 200 लीटर पानी है उसका 100 लीटर पानी इसमें आएगा? क्या नहीं आएगा ना, 50 लीटर की है, ठीक है, 50 लीटर की है। अगर ये 500 लीटर की भी होती तो कोई गारंटी नहीं है कि 100 लीटर पानी ही बटेगा। है क्या गारंटी? नहीं है ना, क्योंकि टंकी की ऊंचाई, टंकी की जो धारिता है सबको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो धारिता के साथ ही हम करेंगे। फिलहाल आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम इसको नहीं बोल सकते कि कितना आवेश किस पर जाएगा, मतलब बराबर बराबर आवेश बटेगा या नहीं बटेगा हमें नहीं पता है। बट भी सकता है, नहीं भी बट सकता। तो वो बटेगा कैसे और कब नहीं बटेगा, कब बटेगा, कब बराबर बराबर आवेश बटेगा, कब बराबर बराबर आवेश नहीं बटेगा, ये हम समझेंगे, सीखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा धारिता वाला, उसके बाद आप बता सकते हैं कि इस पर से कितना आवेश इस पर आएगा और किस प्रकार से आवेश वितरित हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों वस्तुएं धनावेशित हो चुके हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों वस्तुओं पर धनात्मक आवेश, ये भी पॉजिटिव बन गई है और ये भी पॉजिटिव वस्तु ही है, ठीक है। तो दोनों आवेशित वस्तु बन गई। तो इसको कहते हैं चालन द्वारा, क्योंकि आवेश को जब वस्तुओं को टच कराया तो इस वस्तु से आवेश इस वस्तु पर चल के आया है, यहाँ से आवेश इस पर चल के आया था, यहाँ से धनात्मक आवेश जो है चल के इस पर आ गया था, तो चल के आया था। और आवेश हरदम सतह पर फैलता है। आवेश हरदम कितना कहाँ पर फैलता है बेटा? सतह पर। अब कोई वस्तु मान लो छोटी हो, कोई वस्तु बड़ी हो, कोई वस्तु मैं कह दूं कि इतनी बड़ी है और कोई वस्तु मैं कह दूं बहुत छोटी है, दोनों वस्तुओं को टच कराएंगे, मान लो ये आवेशित वस्तु है। अब इस वस्तु को इस वस्तु के साथ, ये उदासीन है, ये चालक है, ये है आवेशित है। अगर इस वस्तु को इसके साथ टच करा दूं, चलो मान लो तार से जोड़ देते हैं, टच करा दिया, तो क्या जितना आवेश इस पर था इस पर उसका आधा आएगा? क्या नहीं आएगा ना। हमें नहीं पता है कि वस्तु कितनी बड़ी है, वस्तु की धारिता कितनी है, कितना धारण कर सकते हैं, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम नहीं कह सकते, है ना। चलिए, तो ये आप समझ गए हैं। तो स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो था वो था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन को याद रखिएगा, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट हम लेके आते रहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। और हम फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कूलाम का नियम, जो मैंने आपको बताया कि एक धनात्मक आवेश जो है दूसरे धनात्मक आवेश पर कितना बल लगाएगा, या एक ऋणात्मक आवेश दूसरे ऋणात्मक वस्तु पर कितना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, या एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश पर कितना जो है आकर्षण बल लगा रहा है। तो ये जो बल लग रहा है इनके बीच में, इन पर प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है F लग रहा है मान लो, इन पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको F मान लें, और इस पर जो आकर्षण लग रहा है इसको मैं F मान लूँ। तो इसी F का मान हमें निकालना है, और ये जो दिया था नियम उसको बोलते हैं हम कूलाम जी। तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा, ठीक है। और याद रखिए कि आपको क्या करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको आपको शेयर करना है, ठीक है। उनको बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो गई हैं, और अगर मज़ेदार तरीके से भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो ये वही क्लास है। तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय।